नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 5वां लेसन। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था और आज हम कर रहे हैं आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। देखिए किस प्रकार आज़ादी से पहले हमारी स्थितियां थी और सरकार का स्वरूप किस प्रकार का था, ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में देखिए सरकार है वो अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही उस क्षेत्र का कार्य संचालित होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे हैं, वो सवाल और जवाब के रूप में जारी की गई है। इसी प्रकार इस लेसन के अंदर भी एक ऐसा ही हमें वाक़या देखने को मिलता है कि एक लड़की है दिशा, जो पनगढ़ पर माँ के साथ पानी भरने जाती है और वहाँ पुराने किले को देखकर, लोगों को वहाँ घूमते हुए फ़ोटो खींचते हुए देखकर कई प्रश्नों को अपनी माँ से पूछती है और उन्हीं प्रश्नों पर उसे जागीरदार के बारे में नाम आता है। तो अब वो उसी जागीरदार के बारे में अपनी माँ से पूछती है और माँ से पूछते पूछते वो उन प्रश्नों की जिज्ञासा लेकर स्कूल पहुँचती है। ठीक है, तो अध्यापक से भी वो उन्हीं जागीरदारों के बारे में पूछती है। देखिए हम जानते हैं कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम अधिकारियों या प्रशासकों की नियुक्तियाँ किया करते हैं और ऐसा होता आया है। तो इसमें भी इसी प्रकार है, वो हमें जानने को मिलेगा किस प्रकार किस समय क्या स्थितियाँ थी, क्या व्यवस्था थी। ठीक है, देखिए अध्यापक से जब बच्ची ने जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पूछा, बच्ची ने किसके बारे में पूछा? जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में पूछा। देखिए आज़ादी से पहले राजस्थान का वर्तमान स्वरूप नहीं था। ठीक है, क्योंकि राजस्थान है वो अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। ये जो रियासतें थी वह स्वतंत्र राज्यों की तरह शासन करती थी। ठीक है, यानी वो बिल्कुल अपने कार्य करने में स्वतंत्र थी और रियासतों के शासक थे वो शासक अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। कुल मिला के यूँ कहें कि शासक है वो मंत्रियों और जागीरदारों के द्वारा शासन को व्यवस्थित बनाए रखते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। ठीक है, या राजा या शासक वो शक्ति का केंद्र था, यानी समस्त शक्तियाँ अंतिम रूप से उसी के हाथों में थी। शासन का ये प्रकार एक प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। ठीक है, यानी प्रारंभिक शासन को किसका दर्जा दे सकते हैं? राजशाही शासन। राजस्थान की जो रियासतें हैं उन रियासतों के अंदर देखिए जैसे सिसोदिया रियासत है। सिसोदिया मेवाड़ में गुहिल या सिसोदिया के रूप में विकसित हुई है और एक पूरे विश्व के अंदर अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि लंबे समय तक राज करने वाली रियासत रही है। राठौड़ हैं तो ये मारवाड़ में अपने आधिपत्य को बनाने में कामयाब रहे हैं। कछवा है ये आमेर जयपुर के घराने हुए हैं। चौहान विशेषकर अजमेर सांबर आदि के रणथंभौर के चौहान प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये अलग अलग रियासतें सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश है वो राजस्थान में अलग अलग रियासतों में राज्य करते थे। लेकिन इन सब की रियासतें अलग अलग थी, लेकिन शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के रूप में कुछ पदाधिकारी होते थे, जैसे राजा है, मंत्री है, बख्शी है, खजांची है, परगना है। ठीक है, यानी कौन कौन से केंद्रीय व्यवस्था के कर्मचारी थे या पदाधिकारी थे? राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, ये पदाधिकारी थे। तो सबसे पहले देखते हैं राजा। देखिए राजा है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र था, यानी अंतिम जो निर्णय था वो किसका होता था? राजा का। इसलिए सब शक्ति का केंद्र कौन था? राजा। और सामान्यतः राजा है वो अपने सलाहकारों और मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा सहयोग लेकर अपने कार्य का संचालन किया करता था। यानी राजा अपने कार्य का संचालन करने के लिए अपने मंत्रियों से सलाह लिया करता था। ठीक है, कौन कौन मंत्री किस किस कार्य में संलग्न रहते हैं? देखिए सबसे पहले है मंत्री। तो राजा अपने कार्यों में सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था
और प्रमुख मंत्री कौन होता था? दीवान। यानी राजा अपनी सहायता के लिए जिन मंत्रियों की नियुक्ति करता था उनमें प्रमुख मंत्री होता था राजा। राजा समय समय पर अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता और राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाया करता था, और उस प्रमुख मंत्री को नाम दिया गया है दीवान। नेक्स्ट है बख्शी। देखो, सेना से संबंधित जो कार्य संभालता था वो था बख्शी, जो सेना को वेतन देता था। सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी बख्शी की होती थी। इससे जुड़ा हुआ विभाग था मीर बख्शी, जो सैन्य विभाग होता था। खजांची, जैसे नाम से पता चल रहा है, खजांची है वो आमदनी और खर्च का हिसाब संतुलित रखा करता था। बचत को सुरक्षित करके वो राजकोष में जमा कराता और राजकोष में वृद्धि करता था। ये खजांची का मुख्य कार्य था। परगना अधिकारी, देखिए राज्यों को जिन छोटी इकाइयों में बांटा गया था वो इकाइयाँ थीं परगना। तो परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती थी। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग अधिकारी नियुक्त थे। और राज्य की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। ठीक है, राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता था, जैसा कि आज भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में जागीरदारी प्रथा की बात करें। देखिए, जागीरदारी व्यवस्था, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था ज़रूरी होती है, क्योंकि बगैर प्रशासनिक व्यवस्था के एक राज्य सही तरीके से संचालित नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा राजस्थान में भी था। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर ही आधारित था। किस काल में? मध्यकाल में। किस पर? राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर। देखिए, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था है वो रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। यानी राजा जागीरदार के रूप में अपने रक्त संबंधी या कुल के व्यक्ति को ही जागीरदार बनाता था। ठीक है, तो इस प्रकार जागीरदारी व्यवस्था जो राजस्थान की व्यवस्था थी वो रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था हुआ करती थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राजा बनता था। ये जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी ही जागीरदार कहलाता था। ठीक है, तो अपने संबंधियों भाई बंधुओं को जो जागीर देता वो जागीरदार। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा करना था और उसका शासन संचालित करना था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें दी जाने लगी। यानी प्रारंभ में अपने रक्त संबंधियों को, कुल के लोगों को जागीर दी जाती थी, लेकिन बाद में योग्य व्यक्तियों को भी जागीर दी जाने लगी। ठीक है, अब ये कैसे प्रारंभ हुई उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो व्यवस्था का आरंभ। देखो, जागीरदारी व्यवस्था कब से आरंभ हुई, कैसे आरंभ हुई, इसके लिए आज तक कोई निश्चित मत नहीं है कि कब और कैसे हुआ। लेकिन राजस्थान में इसका विकास और विकसित स्वरूप कब सामने आया, ऐसा माना जाता है कि ये स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से शुरू हुआ था। ठीक है, किसके काल से? राजपूत शासनकाल से। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने अपने राज्य स्थापित कर रखे थे और ये राज्य उनकी रियासत कहलाते थे। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन के लिए शासकों ने जागीर व्यवस्था ही शुरुआत की थी। ठीक है, यानी रियासतों की सुरक्षा हो सके, उसका समुचित शासन संचालित किया जा सके, इसके लिए शासकों ने जागीर व्यवस्था है उसको शुरू किया था। तो कब शुरू किया था? राजपूत काल में। ठीक है, अब ये जो जागीरदारी व्यवस्था है उसका स्वरूप राजस्थान में क्या रहा? ठीक है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि राजस्थान में जो ये प्रशासनिक व्यवस्था थी या जागीरदारी व्यवस्था थी वो राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित या सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था पर आधारित थे। अपने गोत्र के व्यक्ति को ही जागीर दी जाती थी। राजा अब महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। ठीक है, राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे। ध्यान रखना, वो स्वामी और सेवक के रूप में नहीं थे, बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये व्यवस्था का स्वरूप था।
मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। अब परिवर्तन इसमें कब आया? मध्यकाल में जो मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए थे या राज परिवार से संबंधित काम चल रहे थे, उनमें कुछ बदलाव कब आ गया? ठीक है, देखिए मुगल काल में क्या हुआ, यानी बाद में नए शासक आए मुगलों से राजपूत शासकों की संधि होने से शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। क्यों? क्योंकि शासक है वो अब मुगलों के मनसबदार बन गए और इन शासकों को मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जमींदारों के साथ स्वामी की तरह व्यवहार करने लगे। ठीक है, यानी शासक जब खुद मुगल शासकों के मनसबदार बन गए तो अपने ही जागीरदारों के साथ वो स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था भी इन पर लागू कर दी गई। ठीक है, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। देखिए, जब कोई जागीर किसी जागीरदार को दी जाती थी तो उसको एक जागीर पट्टा दिया जाता था जिसमें उसके द्वारा किए जाने वाले कर व्यवस्था और अन्य बातों का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, तो मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। अब मुगलों के बाद इस प्रशासनिक व्यवस्था में क्या अंतर आया जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य इन क्षेत्र पर हो गया? देखिए, अंग्रेजी शासन के दौरान क्या हुआ? ठीक है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। इनमें पहला भाग था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। यानी अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया, जिनमें पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। ब्रिटिश कालीन भारत है वो केंद्र शासित प्रदेशों और 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। तो इसमें विशेष ध्यान रखें, ब्रिटिश कालीन भारत है वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 11 प्रांतों में बंटा हुआ था। सभी प्रांतों के जो गवर्नर थे वो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। यानी संपूर्ण भारत का एक गवर्नर जनरल होता था। सभी प्रांतों के जो गवर्नर जनरल थे वो उसी भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे और कुल प्रांत 11 थे। इसके बाद होती है 1857 की क्रांति। ठीक है, जब 1857 की क्रांति यानी भारत के अंदर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में ये क्रांति हुई, तो इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो समाप्त हो गया। यानी 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और उसके संसद के हाथों में आ गया। यानी 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत के प्रशासन को सीधे इंग्लैंड के राजा या ताज और संसद के नियंत्रण में कर दिया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और वही लॉर्ड कैनिंग 1857 क्रांति के बाद भारत के प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त कर दिए गए। अंग्रेज सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए या शासन संचालित करने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग अधिनियमों को पारित किया था। उन्हीं अधिनियमों में अधिनियम है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया, यह अधिनियम भारत के अंदर 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। यानी अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 को। जब यह अधिनियम लागू हुआ तो उसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। ठीक है, यानी एक राजस्थान के जो प्रशासनिक अमला था या प्रशासनिक केंद्र था वो अजमेर मेरवाड़ा था, उसके प्रशासन में अब परिवर्तन ला दिया गया। अब इसे विदेश और राजनीति विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अधीन या अंतर्गत ला दिया गया। यानी पहले वो विदेश और राजनीतिक विभाग के अधीन था, अब भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत ये
अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र ला दिया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव क्या हुआ कि इस क्षेत्र के सभी कानून, ठीक है, अब संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, जबकि पहले वो गवर्नर जनरल बनाया करता था। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम भारत सरकार नाम से आए, उसी में 1935 का एक अधिनियम आया जो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। उसमें अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया और उसे भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत ला दिया गया, जबकि अब इससे पहले वो विदेश और राजनीतिक विभाग के रूप में था। तो जब वो भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत ला दिया गया तो उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ कि अब इस क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है वो संघीय कार्यपालिकाओं के हाथों में आ गई, जबकि उससे पहले गवर्नर जनरल कानून बनाया करता था। ठीक है, देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, यानी राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया जब आज़ादी के बाद शुरू हुई तो उस समय वो 1948 से 1956 तक चली, यानी वर्तमान स्वरूप कब आया, 1956 में आया। तो एकीकरण की प्रक्रिया लंबे दौर तक चली। राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा थी वो 1952 में चुनाव की गई, यानी राजस्थान की विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए, 1952 में। और प्रथम आम चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, यानी राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री प्रथम कौन थे, टीकाराम पालीवाल। धन्यवाद।